Hey everyone, welcome to our channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problems guys. क्लास 12th के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मगर 9th, 10th, 11th एंड 12th के सभी वो बच्चे जो कि अपने बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करना चाहते हैं, इवन दो इन दिस कोविड-19 पीरियड घर बैठे बैठे ही, सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं आज ही हमारे रेगुलर लाइव स्ट्रीमिंग बैचेस के लिए। उसके लिए स्क्रीन पे दी हुई इन्फॉर्मेशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे अर्बन विद्या के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मगर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले एज सून एज पॉसिबल। चलो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के आते हैं मुद्दे पर। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि पढ़ना बिल्कुल सेंसफुल है जब हम सीख जाते हैं डिफरेंशिएशन। पिछला चैप्टर जो था जहां पे हमने कैलकुलस की शुरुआत की थी विद द चैप्टर डिफरेंशिएशन, उसको पूरा एंड किया, लेकिन अब समझना यह है कि वो कहाँ यूज होता है। 5 एप्लीकेशंस होती हैं वैसे तो हर साल पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। इस साल भी 5 पढ़नी है अगर हमें कंपटीशन क्रैक करना है और आगे तक का सोच के चलना है। चलो इस साल अगर कंपटीशन में आपका सिलेबस कम हो भी जाता है, फिर भी फ्यूचर में पर्टिकुलरली साइंस वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है अगर वो कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं। अब छोड़ने का क्या सेंस है वो आप सब जानते हो। इस साल सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिडक्शन किया है, तो यहां पर इस चैप्टर से 2 पोर्शंस डिलीट हो गए हैं। कौन से, उन्हें मैंने लास्ट में लिखा है और रैंडम ऑर्डर में लिखा है। मैं आपको प्रॉपर ऑर्डर ही बता देता हूं। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर की और ये 4th एक्सरसाइज है। सो फर्स्ट एंड 4th एक्सरसाइज के जो टॉपिक्स हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है दिस ईयर बोर्ड के लिए। जेडबलई ने अभी तक अपना कुछ भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है इस पर। अब बचे हमारे पास ये 3 टॉपिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा। तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं हमको पढ़ने हैं फॉर बोर्ड्स, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। वीडियो देखते जाइए, आप सच में सब कुछ अच्छे से कर लोगे। अब यहां पर एक्चुअल में ये 4th और 5th नंबर के टॉपिक जो हैं ये हम छोड़ नहीं रहे हैं। क्रॉस का मतलब सिलेबस में नहीं है फॉर बोर्ड्स, मगर मैं इन्हें करवाऊंगा लास्ट में। सो ऑप्शनल रहेगा। जो बच्चे मैथ्स कॉमर्स वाले हैं या जो सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड्स को फोकस कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स इज नॉट देयर एम, जैसा कि होना नहीं चाहिए, मगर फिर भी स्टिल इफ देयर आर सम, तो आप इन 3 पोर्शन को देखना, बाकी 2 आपके लिए ऑप्शनल हैं। चलो अब मैं यहां पर आगे बढ़ रहा हूं अपने चैप्टर में और फर्स्ट टॉपिक आज इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा, दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड। सो गाइज, हम लोग यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं 2 तरीके से। पहला है ग्राफिकल और दूसरा है एनालिटिकल। ग्राफिकल अप्रोच सिर्फ आज पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। और इसके बाद फिर एनालिटिकल जो है वो तो काम आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहां देखो क्या मतलब है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। उसके लिए आपको y = fx एक फंक्शन कंसिडर करना है जो मैंने यहां लिखा रखा हुआ है। अभी मैं अगर यहां पर ग्राफ बनाता हूं तो ये x एक्सेस कंसिडर कर रहा हूं और ये y एक्सेस कंसिडर कर रहा हूं, हमेशा से हमने ऐसा ही किया है। अभी कर्व बना रहा हूं, रैंडमली मैंने कर्व कुछ इस तरीके से लिया और यहां पर मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूं, एक A, एक B और एक C। ठीक है, सो यहां A लिया, यहां B लिया, यहां C लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ आप A से लेकर B तक के इंटरवल में देखो, मतलब जो X है वो A से B के बीच में है। ओपन इंटरवल लेना चाहो, क्लोज इंटरवल लेना चाहो, आप जो भी ले रहे हो। अभी आपने यहां पर A से B तक का इंटरवल लिया। अब मैं अगर यहां पर 2 कोई रैंडम पॉइंट्स A और बीच में रख देता हूं, एक मैंने रख दिया ये देखिए x1 और दूसरा मैंने रख दिया x2। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x1 जो है वो x2 के रिस्पेक्ट में क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, सो x1 इज लेसर देन x2, डेफिनेटली आप सब मेरे साथ एग्री भी करोगे। हाँ सर, हमें दिख रहा है x एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, तो x1 पहले आ रहा है इसलिए x1 छोटा, x2 बाद में आ रहा है इसलिए वो बड़ा है।
अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो x1 वाला पॉइंट है इसको x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सटेंड कर दो और x2 को भी एक्सटेंड कर दो। ठीक है, आपने x1 और x2 दोनों को यहां पर एक्सटेंड कर दिया और अब मैं यहां पर इनके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे पोजीशंस देखना चाह रहा हूं। सो ये अगर अपन देखें y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू fx है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग यहां पर हमें मिलेगा fx1 और x2 के करस्पॉन्डिंग हमें यहां पे मिलेगा fx2। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब जब x1 डालोगे तो y एक्सिस पे वैल्यू आ रही है fx1, जब x2 डालोगे तो y एक्सिस पे वैल्यू आ रही है fx2। और हम यहां पर देखें कि भाई y एक्सिस में क्या होता है, यहां पर ये वैल्यू बढ़ती जाती है। यहां जो होगा वो पॉइंट अगर 1 था, 2 था, फिर ये 3, फिर 4, ये 5, ये 6, ये 7, सो y एक्सिस के ये पॉजिटिव पार्ट पे वैल्यूज ऊपर तरफ जाने में बढ़ती हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर x1 जो है वो x2 से छोटा है एंड हमको मिलता है fx1 भी fx2 से छोटा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। भाई आप समझो ना, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप बढ़ रहे हो x पर तो आपको यहां पर हाइट भी इंक्रीज होती हुई मिल रही है, तो आप बोलोगे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर आप ये इसको रीड करोगे तो ये भी तो आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है ना। सो ये आप देख पा रहे हो कि ग्राफिकली मैंने यहां पर डिफाइन किया कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब डिक्रीजिंग देखो, डिक्रीजिंग देखने के लिए मैं यहां पर केस 2 बना रहा हूं। ये केस 1 था, अब मैं केस 2 ले रहा हूं। केस 2 के लिए जब मैं यहां पर चीजों को लूंगा तो मैं ये x1 x2 मिटाने वाला हूं, क्योंकि मुझे डिफाइन करना है एनसीईआरटी के हिसाब से ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना मैं दो नए पॉइंट्स x3 एंड x4 यहां ले लेता। सो अभी आपको अगर ये पोर्शन समझ में आ गया है और आप अपने पास इसे सेव करके रखना चाह रहे हो तो मैं स्क्रीन से बस फॉर अ सेकेंड आउट होऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इन्हें डिलीट करके x1 x2 बताऊंगा। क्विकली डू दिस। ओके, सो थोड़े तरीके से मुझे यहाँ कुछ पोर्शन डिलीट करने हैं। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से। चलिए, अब बुक के हिसाब से तो अब मुझे यहां पर भी a और b लेना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन करने के लिए, मगर मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं अभी यहां पर b और c इंटरवल ही कंसीडर कर रहा हूं, b से c इंटरवल कंसीडर कर रहा हूं। यहां पर मैं 2 पॉइंट्स लूंगा, सेम वैसे ही जैसे पहले लिए थे, तो नीचे तक एक्सटेंड कर देते हैं इसको अपन ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x1 पॉइंट, ये x2 पॉइंट। फिर से आप यहाँ पर वही काम करिए, ये परपेंडिकुलर बढ़ा दीजिए साहब, ये बढ़ा दीजिए परपेंडिकुलर आप। ठीक, आज भी x1 x2 से छोटा है, अभी भी x1 जो है वो छोटा है x2 से। अब मैं परपेंडिकुलर ऊपर डाल चुका हूँ और अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा दूसरी एक्सिस पे, ये x2 से भी। अब ज़रा देखिए, ये x1 था, x1 के करस्पॉन्डिंग fx1 ये रहा, x2 के करस्पॉन्डिंग fx2 ये रहा। आप क्या देख रहे हो, इस केस में x1 x2 से छोटा है मगर fx1 इज ग्रेटर देन fx2। जब ये उल्टी गंगा बहने लगती है तो मतलब आप समझ जाओ कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये हुआ इंक्रीजिंग, ये हुआ डिक्रीजिंग। सो आई होप आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अभी मैं आपको यहां पर क्वेश्चन के फॉर्म में भी इसे अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये ग्राफिकल ट्रीटमेंट और ये उसके नीचे लिखा हुआ जो है इसको हम बोलेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट है। और अभी हमने यहाँ पर डेरिवेटिव्स का एज सच डायरेक्ट यूज नहीं किया, डिफरेंशिएशन का,
अभी मैं इसकी जो सेकंड डेफिनेशन दूंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेटिव्स का यूज कहां पर है इस चैप्टर में। तो अभी उधर पे जाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन के फॉर्म में यहां पर लूंगा जहां मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता हूं गाइस। सो आइए देख लेते हैं कौन से वो क्वेश्चंस हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, fx = 3x + 11 है। अब मुझे यहाँ कोई इंटरवल विशेष इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। आप जानते हैं डिग्री 1 की लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन जब भी पिक्चर में होती है तो आप जानते हैं या तो वो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी या कांस्टेंट होगी। उसमें कोई और केस पॉसिबल नहीं है कि भैया एक ही लाइन दो अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग बिहेव करे, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। आप समझ सकते हो यार, मतलब कि या तो ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी। तो जैसी भी जाएगी मतलब एक जैसी जाएगी, या तो पूरी इंक्रीजिंग जाएगी या पूरी डिक्रीजिंग जाएगी, ठीक है, या कांस्टेंट रहेगी। तो थ्रू आउट एक सेम बिहेवियर वहां मेंटेन करती है हमारी एक स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन। अगर fx को y देखोगे तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो सर वही है, y = x + 11 लाइन की इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है वही जो थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया था। कैसे? आओ जरा अपने इस एल्गोरिदम को समझो, कैसे मैं इसमें अप्रोच करने वाला हूं। मुझे यहां पता लगाना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। सो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। x1, x2 हमने सपोज किया कि रियल नंबर्स हैं, कोई से रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहे हैं ये, सच दैट x1 जो है वो x2 से छोटा है, ठीक है, x1 जो है वो x2 से छोटा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करूंगा कि मैं यहां ये जो 3x + 11 है इसे कॉपी कर पाऊं, मतलब इसे बना पाऊं। नॉट एग्जैक्टली fx बनेगा, एक तरफ fx1 बनेगा, एक तरफ fx2 बनेगा। सो बनाते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड्स। सो आप बोलोगे 3x1 3x2, अब एडिंग 11 बोथ साइड्स। सो अब आप क्या करोगे, 3x1 + 11 3x2 + 11। बहुत आसान सा काम था नहीं? अभी आप अगर यहां पर देखो तो ये 3x1 + 11, अगर fx 3x + 11 था तो 3x1 + 11 क्या होगा? वेरी ऑब्वियस fx1। और 3x2 + 11 क्या होगा? वेरी ऑब्वियस fx2। सो ध्यान देने वाली कंडीशंस कौन सी हैं? पहले से हम लोग जानते हैं कि अगर x1 < x2 है और सेम बिहेवियर फंक्शन का भी हो जाता है, यानी कि y एक्सिस वाले पॉइंट्स यानी कि fx1 < fx2, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे fx is increasing throughout r। fx is increasing throughout r। अब कई बच्चों को प्रोसेस देख के लगता है सर इसमें कभी डिक्रीजिंग जैसा तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे हम, ये तो जो आपने किया है हम अगर करेंगे तो हर बार हमको इंक्रीजिंग फंक्शन ही मिलने वाला है। वो वाला भ्रम भी दूर करते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 शायद 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो आपको करना पड़ेगा, वहां आपके काम आएगा, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2, जहां पे आप देखोगे फंक्शन डिक्रीजिंग कैसे होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब आपके सामने आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपसे बोल रहा है fx = -7x + 18। फिर से एक लीनियर इक्वेशन ही है। क्या नया होगा अब आप देखेंगे। यहां पर शुरुआत बिल्कुल सेम पहले जैसी। जैसा पहले किया था क्या कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r सच दैट x1 is < x2, वैसा ही कुछ यहां पर इनिशियली अप्रोच किया। अब आगे ध्यान से देखिए, फंक्शन बनाना है -7x + 18, तो मल्टीप्लाई करोगे -7, यही ट्विस्टर है, मल्टीप्लाइंग -7 बोथ साइड्स। सो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो -7 बोथ साइड्स तो होता क्या है, तो होता ये है कि भाई आपने इनइक्वालिटी के रूल्स पढ़े हैं, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और इसी कारण से ये कुछ ऐसा हो गया।
बस यही काफ़ी है, आगे का काम तो अब बहुत आसान बचा है। एडिंग 18 बोथ साइड्स। सो एडिंग 18 बोथ साइड्स करने पर हम क्या देखेंगे, माइनस का 7x1 प्लस का 18 माइनस का 7x2 प्लस का 18, और ऐसा लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, fx1 इज़ ग्रेटर देन fx2। तो आपको याद होगा कि ग्राफ में भी तो कुछ ऐसा ही देखा था कि x1 x2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन गंगा उल्टी बह जाए यानी कि fx1 बड़ा हो जाए fx2 से, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो ये जो दो फैक्ट्स हैं इन्होंने बताया हमें कि fx इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाली डेफिनेशन नंबर 1 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की समझ में आ गई होगी, ग्राफिकली भी और एनालिटिकली भी। ये शॉर्ट वीडियो था, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझाना था, समझ में आ गया होगा, और आप इसे अप्लाई कर लीजिए आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर। अगले वीडियो में पढ़ेंगे गाइस भयानकली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि एग्जाम में आने के बहुत हाई चांस हैं, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ, डेफिनेटली अगले वीडियो को मिस मत करना। और अगर पूरी क्लास 12th के सिलेबस को अच्छे से करना चाहते हो लाइव क्लासेस के थ्रू, जहां पर आपको आपके डाउट्स के इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, रेगुलर टेस्ट होंगे एंड और भी बहुत कुछ अगर आपको चाहिए, तो हमारे ऐप पर आकर प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करिए। और अगर कुछ समझ ना आए ऐप पर तो डिटेल्स दी हुई हैं, कॉल करिए, विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। चलिए सी यू देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।